नमस्कार, आवाज़ उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कौशिक। आज हम रूबरू होंगे इस बुलेटिन में उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विधायकों को व्हिप जारी, कहा सत्र में कांग्रेस सरकार के खिलाफ करें मतदान और व्हिप का उल्लंघन करने पर विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की होगी कार्रवाई। बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में अपने विधायकों को व्हिप जारी करते हुए कहा है कि विधानसभा के सत्र में बहुमत प्रस्ताव कार्य में कांग्रेस सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। अगर कोई भी विधायक इस व्हिप का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ बीएसपी महासचिव एससी मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस का धोखा देने की प्रवृत्ति बनी हुई है, अभी से नहीं, वो भी शुरू से ही है। इन्होंने ये भी कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हराने का काम भी कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस पार्टी एक बार नहीं अनेकों बार यही काम करती आ रही है। इन्होंने हमारे जो एमएलए हैं राजस्थान में हैं उनको बंदी बनाकर रखा हुआ है, लेकिन आज हमने सबको व्यक्तिगत तौर पर और संयुक्त तौर पर नोटिस दिया है। हमने राज्यपाल साहब को भी उसकी कॉपी दी है। एक नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और नेशनल पार्टी होने के नाते जितने भी पूरे कंट्री में इलेक्शंस किसी भी स्टेट में होते हैं तो या पार्लियामेंट में भी होते हैं तो उसमें हमारी जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो ऑथराइज हैं, वो इशू करती हैं सिंबल। उस सिंबल को इशू किया उन्होंने, उसकी बेसिस में ये जो 6 विधायक हैं इन्होंने चुनाव लड़ा और ये चुन करके बीएसपी के सिंबल के अंदर आए। इसके बाद ये बीएसपी के इन्होंने ओथ ली एज बीएसपी मेंबर्स, वहां पर फंक्शन कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को हमने उस समय आउटसाइड समर्थन भी दिया था, पर कांग्रेस पार्टी खास तौर से राजस्थान और खास तौर से जो वहां के मुख्यमंत्री इस समय हैं शेखावत जी, उन्होंने एक दोबारा से रिपीट शो किया। उन्होंने पहले पिछली जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने यही किया था। हमारे गहलोत जी जो हैं वो उन्होंने तब भी 8 विधायक हमने जो सपोर्ट कर रखा था उनको, उन्होंने इस तरह से काम किया था कि उन्होंने कहा कि ये बीएसपी से छूट करके कांग्रेस में आ गए। अब की बार भी उन्होंने यही काम किया और धोखा देने का काम किया, पब्लिक को धोखा देने का काम किया, जो इलेक्टोरेट था उसको धोखा देने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी को धोखा देने का काम किया, जिसने कि उनको खुल के सपोर्ट किया हुआ था वहां पर। और इन 6 विधायकों को वो कहते हैं कि हमने तोड़ लिया और तोड़ने के बाद हमने इनको कांग्रेस में मिला लिया। कांग्रेस में विलय नहीं हो सकता क्योंकि बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी होने की वजह से 10th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी के तहत सारा चलता है कि डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ वही है। उसमें प्रोविजन है कि अगर पहले स्प्लिट का प्रोविजन था, स्प्लिट का प्रोविजन खत्म हो गया, उसके बाद मर्जर का खाली रखा गया, और मर्जर इसीलिए रखा गया कि स्प्लिट करके बहुत सी गलत तरीके से हो रहा था तो मर्जर का प्रोविजन आया। और मर्जर में यह हुआ, लेकिन एक कंडीशन डाल दी गई कि पूरी मर्जर जो है पार्टी का मर्जर होना चाहिए। अब बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी, और इनके हर स्टेट्स में, कई स्टेट्स में हमारे एमएलए हैं बहुजन समाज पार्टी के। तो बहुजन समाज पार्टी पूरे नेशनल लेवल में, हर स्टेट लेवल में अगर मर्जर करती कांग्रेस पार्टी से तो मर्जर होता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी कानपुर में लोकवाणी केंद्र बंद होने के विरोध में संचालकों ने जिला अधिकारी कार्यालय पर भीख मांगकर प्रदर्शन किया और ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। जिला अधिकारी कार्यालय पर लोकवाणी संचालकों और कर्मचारियों ने हाथों में कटोरा लिए अपना विरोध दर्ज करा रहे थे और ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी कर रहे थे। इस दौरान कहा गया कि कोरोना लॉकडाउन जैसे खराब समय में उनके सामने रोजी रोटी का खतरा मंडरा रहा है। उस पर ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से सभी लोकवाणी केंद्र को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि एक ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनता को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जैसे अधिकारी लोगों की रोजी रोटी छीनने का काम कर रहे हैं। आरोप यह भी लगाया गया कि लोकवाणी संचालकों से घूस मांगी जाती थी, ना देने पर ऐसा काम किया गया है। लोकवाणी केंद्र बंद होने से सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए भीख मांगकर आजीविका चलाने का प्रयास कर रहे हैं। भैया हम लोग क्या नाम है आपका?
भैया ऋत्विक पांडे है। मैं विगत 8 वर्षों से लोकवाणी केंद्र संचालित कर रहा हूँ जी, जो मेरी 8 वर्षों से चला रहा हूँ, नियमता पूरा राजस्व जमा कर रहा हूँ। उसके बाद मेरी दिनांक 24/7/2020 को रात्रि 8 बजे मेरी बिना कोई पूर्व सूचना के लोकवाणी बंद कर दी गई है। क्यों बंद कर दी? क्या उसमें भाई साहब यही तो रीजन नहीं पता। कोई कारण नहीं बताया और उसमें हमारे लोग जो बैलेंस आज किस तरीके से विरोध कर आप लोग कैसे कर रहे हैं? साहब विरोध प्रदर्शन इसी बात को लेके है कि बिना कोई पूर्व सूचना के हम लोग पूरा राजस्व कर रहे हैं। जैसे जो कॉर्पोरेट होना चाहिए वैसा हम पूरा कॉर्पोरेट कर रहे हैं। उसके बाद भी हम लोगों को ऐसा अन्याय कर दिया गया। आप भी देख रहे हैं कि कोरोना काल कितना चल रहा है। इस समय हम लोग साहब मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, रोजगार दीजिए, किसी भी गरीब को उसका रोजगार ना करें, उसका वेतन ना काटे। और साहब ये शासन द्वारा हम लोगों को लोकवाणी बंद करके हमको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाएगा? हमको तो अभी तक किसी अधिकारी साहब की बात हुई, क्या कहा अधिकारी साहब? देख लीजिए आप, समय देख लीजिए, 11 बज रहा है, कोई है ही नहीं। कहाँ कोई आया नहीं? किसको हम लोगों की तो बिल्कुल रोजी रोटी चली गई, सड़क पे आ गए भाई साहब। बाइक ले रहे हैं बाइक। किस तरह का विरोध कर रहे हैं आज आप लोग? क्या मामला है जिसको लेके? दिनांक 24/7/2020 को रात्रि 7:55 पर ये डिस्ट्रिक्ट की सभी साइडें ब्लॉक कर दी गई। ये लाभ जो की गई हैं एक प्राइवेट संस्था सहज चल रही है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए। ये सहज और लोकवाणी की लड़ाई बराबर आज कई महीनों से, कई सालों से चल रही है। इसके कथाकथित जो ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है जनाब संदीप यादव जी, वो इसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। हमारा लाभ जो है गवर्नमेंट को डायरेक्ट पहुंच रहा है और सहज के माध्यम से सहज अपना कमीशन काट के गवर्नमेंट को लाभ पहुंचाती है। हम लोग ने जब भी जिला प्रशासन को हमारी ज़रूरत पड़ी, हमारे साथियों की ज़रूरत पड़ी, चाहे वो निर्वाचन का कार्य हो या कानपुर महोत्सव हो या किसी भी फीडिंग हो, हमने उनके साथ जिला प्रशासन के साथ मिलकर तहसीलदार महोदय के माध्यम से, SDM महोदय के माध्यम से और जिलाधिकारी महोदय माध्यम से हमने हमेशा उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर उनके साथ दिया। आज आप लोग कहाँ पर आए और क्या किया आज? आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय आए हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, क्योंकि हमारे सामने भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई है। हमारे बच्चे और ये लॉकडाउन का समय, कोरोना के समय पे इस समय कारोबार बिल्कुल बंद है, जिससे हमारे सामने बेरोजगारी और कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आ गई है। मैं जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर से और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ बाबा जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम नौजवानों की समस्या को सुने और हमारे जो भारत निर्भर के जो हमारा अभियान चल रहा है उसके तहत हम सब लोग की मांगे नहीं मांगी जाती तो आगे क्या आएगा का काम आप लोग करेंगे? देखिए जिला प्रशासन से ना कोई लड़ पाया ना लड़ पाएगा, मगर हम कोशिश ये करेंगे कि अपने DM साहब को इस बात की पूरा अवगत कराएं और अगर उनकी बात समझ में आ जाती है तो हमारी समस्याओं को, नहीं तो बेरोजगार तो पूरी दुनिया हो रही, हम भी हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात। झांसी में कोरोना वैश्विक महामारी का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 1708 टेस्ट लिए गए, जिसमें 76 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। झांसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर जिला अधिकारी आंध्रा वामसी के निर्देशन में बफर जोन और कंटेनमेंट क्षेत्रों में सख्ती बढ़ा दी गई है। फालतू घर से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। जिलाधिकारी के निर्देशन में लगातार लोगों से नियमों का पालन कराने के कड़ाई के निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 1708 टेस्ट लिए गए थे, जिसमें 76 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस प्रकार जिले में अभी तक कुल 1886 संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं। इनमें से 59 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। वहीं 948 लोग अभी तक ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। झांसी शहर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण ने अब राजकीय रेल पुलिस GRP थाने में भी दस्तक दे दी है। कुछ दिनों पहले 2 सिपाही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अब GRP थाने के सभी स्टाफ की कोविड-19 की जांच भी कराई जा रही है। बताते चले कि झांसी शहर में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण GRP थाने तक पहुंच गया है। थाने में सिपाहियों को खाना उपलब्ध कराने के लिए मेस इंचार्ज की ड्यूटी लगाई जाती है। पिछले दिनों में इंचार्ज की अचानक हालत बिगड़ने लगी तो उसे इलाज के लिए GRP कर्मियों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कर्मियों में दहशत फैल गई। कर्मचारियों की माने तो लगातार मेस इंचार्ज सिपाहियों के संपर्क में रहे। सभी सिपाहियों की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए थाने के पूरे स्टाफ की कोरोना जांच कराई जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में अधिवक्ता संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गए हैं। 36 घंटा बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। वहीं परिजनों ने अपहरण की आशंका जाहिर करते हुए खुर्जा कोतवाली देहात में अपनी तहरीर दी है।
डॉग स्क्वाड की मदद से खेतों में सर्च ऑपरेशन चलाती खाकी की यह तस्वीर बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र की है। दरअसल अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी बाइक से शनिवार की रात 8 बजे अपने घर से निकले थे। इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटे। तब से अधिवक्ता का फ़ोन भी बंद जा रहा है। रविवार की सुबह खबरा गांव के जंगलों में अधिवक्ता की बाइक पुलिस ने लावारिस अवस्था में बरामद की। बाइक बरामद होने के बाद न सिर्फ अधिवक्ता परिजनों की बेचैनी बढ़ गई है, बल्कि पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अधिवक्ता के परिजनों ने खुर्जा देहात कोतवाली पहुंचकर अनहोनी की आशंका जाहिर करते हुए तहरीर दी। परिजनों ने अधिवक्ता के अपहरण का अंदेशा भी जाहिर किया है। वहीं एसओजी और स्थानीय पुलिस ने बाइक मिलने वाले स्थान के आसपास डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च ऑपरेशन चला दिया है। एसएसपी खुद सर्च ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। हालांकि अधिवक्ता का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। क्या नाम है आपका? भैया आपके जो भाई वकील साहब जो संदिग्ध पक्षों गायब हुए हैं, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला कुछ नहीं है, पर कल शाम को 7 बजे मेरी उनसे बात हुई है। प्लॉट पर काम चल रहा था वहाँ पे। उस 7:30 बजे करीब मुझसे बोले तू गाँव निकल जा, मैं विक्की भाई कहीं जा रहा हूँ। वो उधर चले गए, मैं गाँव निकल गया हूँ। फिर करीब 10:30 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन पहुँचा भाभी का कि भैया नंबर स्विच ऑफ जा रहे हैं दोनों। भैया का नंबर लग रहा, भैया पता नहीं कहाँ है, तुम लगा दो किसी के पास। फिर मैंने तुरंत मोबाइल उठा के चार्जिंग पे से निकाला, मैंने भैया के पास करा, पहले विक्की भैया के पास। उन्होंने भैया मेरे पास जब भी आए अभी चले गए 5 मिनट के अंदर। फिर मैंने गौतम जी पे कराया, फिर एक महेश शर्मा जी उन पे करा। मैंने जहाँ जहाँ भैया संपर्क में सब पे कराया फ़ोन मैंने। और जितनी मुझ पर तलाश हुई है मेरे और भाई सब में साथ में सब घूम फूले नाले वाले सब में घूमा लेके उन्हें। जब कहीं ना मिले जब हम फिर कोतवाली में यहाँ पे आए। फिर हमें कोतवाल साहब बेचारे बैठे थे अपने ऑफिस में अंदर। उन्होंने तुरंत अपनी वर्दी पहनी है, वर्दी पहने साथ गए हमारे सीओ साहब को बुलाया उन्होंने तुरंत। और जहाँ जहाँ भी चावे तक उन्होंने प्रयास पूरा करा हमारे साथ में घूमने का, जहाँ जहाँ जाना था, जहाँ जहाँ करने का। हम फिर सबले भाई गांव से इकट्ठे हो गए। बाइक जो मिली वो प्लॉट से कितनी दूरी पे मिली है? भैया प्लॉट हमारा गंदे नाले पे है इधर किले की साइड में, और बाइक मिली है खबरा कांड वाले रोड पर। आपके परिवार की किसी से कोई रंजिश चल रही है? कुछ नहीं, हमारे परिवार में किसी से कोई नहीं। हम तो सुबह को आते शाम को अपने घर जाते हैं। भैया यही रहते हैं परमानेंट। धर्मेंद्र चौधरी संदिग्ध पक्षों में लापता हुए हैं, तो क्या सर पूरा मामला रहा है? परिजनों ने आशंका जताई है कि अपहरण उनका हुआ है। देखिए, बीती रात लगभग 11:15 बजे के आसपास थाने पे एक सूचना आई थी कि धर्मेंद्र चौधरी जो पेशे से अधिवक्ता थे तथा ज़मीन का काम करते थे, अपने कुछ सहयोगियों के साथ उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, घर नहीं पहुंचे हैं। तो तत्काल पुलिस सक्रिय हो गई और स्थानीय लोगों के सहयोग से, उनके परिवारजनों के सहयोग से जहाँ से निकले थे वहाँ से लेकर सभी संभावित स्थानों पर रात भर काम्बिंग की गई, तलाश की गई। और आज सुबह उसी क्रम में जो है उनकी मोटरसाइकिल लगभग 5-7 किलोमीटर दूर तो उसी थाना क्षेत्र में मिली है। और जहाँ पे मिली है वहाँ से हम लोगों ने डॉग स्क्वाड की मदद से उनके कपड़े जो घर पे थे उसको सुंघा करके जब आगे तलाशने का प्रयास किया तो एक बहुत घना जंगल है जिसके चारों तरफ गन्ने के खेत हैं। इस दिशा में डॉग आया है। हम अभी भी लगभग उसी इलाके में हैं और हम सबको आशंका है कि इसी इलाके में कहीं न कहीं उनकी किसी भी परिस्थिति में उन्हें होना चाहिए। और लगातार प्रयास जारी है। इस संबंध में अभियोग 364 IPC का दर्ज कर लिया गया है और अन्य तकनीकी तरीके से भी तथा जो भी संभावित मार्ग हो सकते हैं उन सब पे हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जनता का अच्छा सहयोग मिल रहा है। करीब 150-200 की संख्या में स्थानीय लोग और खुर्जा नगर से भी काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। उनकी मदद से हम लोग इस जंगली इलाके में कामबिन करा रहे हैं। सीतापुर जिला अस्पताल से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक पिता गंभीर हालत में अपने बीमार बच्चे को लेकर दर दर भटक रहा और बच्चे को कोई भी डॉक्टर अभी तक देखने तक नहीं आया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली यह तस्वीर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही को दर्शाती है। 2 दिन के बीमार दुधमुहे बच्चे को लेकर पहुंचा था जिला अस्पताल उसका पिता, जहां पर बच्चे को कोई भी डॉक्टर देखने तक नहीं आया और एक पिता अपने मासूम बच्चे को लेकर अस्पताल वापस लेकर जा रहा है। उस बच्चे की मां को एक दिन पहले ही अस्पताल से वापस कर दिया गया था। 10 किलोमीटर एक पिता अपने बच्चे को एक हाथ में साइकिल और एक हाथ में मासूम बच्चे को लेकर अस्पताल के चक्कर लगाता रहा, पर देखने वाला कोई भी नहीं।
आखिर में थक हार कर वो अपने गंभीर हालत में बच्चे को लेकर दर दर भटकता रहा। किस तरह का लॉकडाउन है जो एक पिता अपने बच्चे को तिल तिल मरने के लिए छोड़ना पड़ रहा है, और वह सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे वहाँ इलाज नहीं मिल पा रहा है। बुखार बहुत तेज है बच्चे को। ये बच्चे को कहाँ ले गए थे? जिला अस्पताल। हाँ। बच्चे को दिखाने हाँ। वहाँ देखा ही नहीं। क्या बता रहे? वहाँ डाल दिया वैसे पड़ा है। सुबह से 7 बजे से 2:30 बज गया है। हाँ। अभी तक कोई डॉक्टर नहीं देखा था? कोई नहीं। क्या दिक्कत का बच्चे को? बच्चा रो रहा है और पेट फूला था। अच्छा, डिलीवरी कब हुई थी? कल सुबह 11:30 बजे। तो किसी कोई डॉक्टर नहीं देख रहा है? कोई नहीं देखा। कहाँ से आए हैं आप? अकबरपुर कला। कितनी दूर है वहाँ? है 5-6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। साइकिल से अकेले लेके गए थे? साइकिल से अकेले लेके गए थे, अकेले लिए जा रहे हैं। और इसकी माँ बीमार है क्या? उसकी तबीयत नहीं सही है। उसकी भी नहीं तबीयत? हाँ। तो कोई डॉक्टर नहीं देख रहा? नहीं देखे। कितने किलोमीटर चले हैं आप? 6 किलोमीटर लेके गए, सुबह फिर 6 किलोमीटर लेके आए। कानपुर सुजीत हत्याकांड के मामले में कबूलनामे के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही हत्या को लेकर अनसुलझे पहलू भी सामने आ रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। संजीत हत्याकांड के कबूलनामे के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही हत्या को लेकर अनसुलझे पहलू सामने आ रहे हैं, जिसके पीछे की मुख्य वजह है सुजीत के हत्यारोपियों द्वारा हत्या किए जाने की बात को स्वीकार करना। लेकिन अब तक संजीत की लाश ना मिलना, जो अब पुलिस के हर पहलू को संदेह की तरफ मोड़ते चले जा रहे हैं, जिसके चलते अब मृतक संजीत की बहन रुचि ने यह कह दिया है कि उसके भाई की हत्या ही नहीं हुई है, यानी संजीत मारा ही नहीं गया है। वहीं दूसरे पहलू में संजीत हत्याकांड के एक हत्यारोपी रामजी शुक्ला का बीजेपी नेताओं के साथ अच्छी पकड़ थी, जिसका सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह तस्वीरें हैं, जो रामजी शुक्ला की फ़ोटो बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी के समेत अन्य बड़े नेताओं के साथ में है। यानी पुलिस की अनसुलझी कहानी में यह तस्वीरें भी कुछ ना कुछ प्रभाव डालती होंगी। फिलहाल अभी उस वक्त तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक संजीत की डेड बॉडी नहीं बरामद कर ली जाती। आपको क्या लगता है, आज 3 दिन हो गए, आपके भाई की जो है वो डेड बॉडी मिलेगी या नहीं? अभी तो नहीं मिली है। मुझे ये भी नहीं सच लग रहा है कि मेरे भाई की डेड कर दी गई है। अगर डेड कर दी गई थी, नहर में फेंकी गई थी, तो नहर में जगह जगह झाड़ लगे हैं, टीम लगी है 2 दिन से, क्यों नहीं मिली है बॉडी? बॉडी गई तो कहाँ गई? 1 महीने में बॉडी गल जाती है, मांस गल जाता है, हड्डियाँ नहीं गलती हैं। और जिस बोरी में फेंका गया, टाट की बोरी नहीं गलती है, 1 महीने में कपड़े नहीं गलते हैं, कुछ भी प्रूफ नहीं मिला है। मुझे नहीं लगता मेरे भाई की अभी डेड हुई है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब आपके भाई लापता हुए थे तो क्या विधायक ट्रेन में खड़ी मिलने आए थे आपके यहाँ पे? एक दिन आए थे, कह रहे थे आपके परिवार में किसी ने धमकी दी। मैं मान रही मेरे परिवार में धमकी दी है, आपको वो नंबर देना चाहिए था ना। नंबर आपने नंबर क्यों नहीं दिया? वो सिर्फ हमें गुमराह करने आए थे कि आप अपने परिवार में ही उलझे रहें। अच्छा, पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन अभी बॉडी संजीत की बरामद नहीं हुई है। ऐसे में भी कुछ फोटोज वायरल हुई, जो उसमें श्याम जी है आरोपी जी, कई नेताओं के फोटो, कई विधायकों के साथ उसकी फोटो, क्या लग रहा है आपको? श्याम जी से मुझे मिलाया ही नहीं गया था। श्याम जी से मैंने 2 बार कोशिश की मिलने की, मुझे नहीं मिलाया गया। उस दिन नाइट में भी मैं गई, मैंने बुलाया श्याम जी को बुलाइए, मैंने बोला श्याम जी को बुलाइए, नहीं बोले, उसके पैर में चोट लग गई है, ड्रेसिंग के लिए गए। मैंने सुबह मॉर्निंग में भी बोला श्याम जी को बुलाइए, बोले वो पुलिस लाइन पर है, मैं उससे नहीं मिली हूँ। आपके भाई जो ये फोटोज वगैरह जो वायरल हुई हैं, आपके भाई पैथोलॉजी कर्मी थे, मतलब किस तरह का उनका बैकग्राउंड रहा है, किस तरह की दोस्ती यारी रही है जो इतने ज़्यादा अपर लेवल तक ये सब चीज़ें रही हैं, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, मेरे भाई की मंत्री का वो सोर्स नहीं था। मेरा भाई मंत्रियों से मतलब नहीं रखता था, अपने दोस्तों से बस, और कुछ नहीं। मेरा भाई इन सब बैकग्राउंडों में नहीं था। पकड़े गए हैं 4, मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा कुछ लेन देन था क्या आपका और मेरे भाई का? बोले नहीं। मैंने कहा कुछ झगड़ा हुआ था क्या? बोले नहीं। हमने कहा कुछ गाली गलौज थी? कहते नहीं। हमने कहा फिर क्यों पकड़ा? बोले पैसे के लिए। मैंने कहा पैसे के लिए पकड़ा था तो तुमने उसको मार क्यों दिया? मार दिया, उसके बाद पैसे मांग रहे? बोले वो पहचान कर ली थी। अच्छा, मतलब तुम्हारा क्या है कि तुमने पैसे के लिए उसको पकड़ा और फिर तुम 8 दिन तक सोते रहे?
मारने के बाद तुमने फिरौती, मुझे सब मनगढ़ंत कहानी लग रही है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। पुलिस ने जो खुलासा किया है इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अभी इस खुलासे पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, मैं चाहती हूँ वो सामने लाया जाए। जी, कौन कह रहा है नकली नोट थे? पुलिस तो कुछ भी कह सकती है, कल को कह देगी वो उनका भाई नहीं, क्योंकि डेड बॉडी नहीं ला के दे पा रही है। इस तरह की कुछ वीडियोस वगैरह भी वायरल किए हैं पुलिस ने। जी, क्या वायरल किए वीडियो? उसमें दिखा रहे हैं कि बात हो रही है जिसमें ये चूरन वाले नोट। अच्छा, आप लोगों ने ये वीडियो ध्यान से देखी? उसमें देखिए हमारे चाचा जी पीछे खड़े हैं, एक पुलिसकर्मी उनको डांट के कहता है बैठ जाइए बैठ जाइए। ये जगह दबाव डाला जा रहा है मेरे पापा पर। ध्यान से देखिए सभी लोग ये वीडियो की, पीछे से एक शख्स उठता है, वो बोलने की कोशिश करता है, फिर एक पुलिसकर्मी कहता है चल बैठ जा चल बैठ जा। मतलब आपका कहना पुलिस ने जबरदस्ती दबाव डाला? जी बिल्कुल, कहना है शुरुआत से दबाव। नोट की बात सामने आई है, वो दबाव में आई है। जी, दबाव में आई है। क्या मेरे घर में नकली नोट की मशीन है जो मैं नकली नोट छापती हूँ? कानपुर और गोंडा के बाद अब गोरखपुर में 5वीं के छात्र का अपहरण। पान की दुकान चलाने वाले पिता से मांगी 1 करोड़ रुपए की फिरौती। कानपुर और गोंडा के बाद अब गोरखपुर में बदमाशों ने 5वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे का अपहरण कर सनसनी फैलाने की कोशिश की है। यहां पिपराइच के जंगल छत्रधारी गांव के बलराम गुप्त को अगवा कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई है। रविवार शाम 5 बजे परिवारजनों की सूचना के बाद बच्चे की तलाश में पिपराइच पुलिस और क्राइम ब्रांच के साथ ही एसटीएफ की टीम को भी लगा दिया गया है। जंगल धूसड़ से एक मुर्गा कारोबारी, मोबाइल सिम बेचने वाले, एक दुकानदार और एक प्रॉपर्टी डीलर को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बलराम के साथ अक्सर खेलने वाले उसके दोस्तों से भी घटना के बारे में जानकारी ली जा रही है। जंगल छत्रधारी गांव के मिसरौलिया टोला निवासी महाजन गुप्त घर में ही किराने की दुकान चलाते हैं, साथ ही ज़मीन के कारोबार से भी जुड़े हैं। उनका बेटा बलराम दिन में 12 बजे के आसपास खाना खाने के बाद टी शर्ट और पैंट पहनकर दोस्तों के साथ खेलने निकला और घर नहीं लौटा। 3 बजे महाजन गुप्त के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने उन्हें बताया कि बलराम का अपहरण कर लिया गया है, उसे छुड़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो। अगला फ़ोन रकम कब और कहां पहुंचानी है बताया जाएगा। इतना कहने के बाद उसने फ़ोन को काट दिया। ये बच्चा गायब हुआ है, इसका क्या अपहरण हुआ है, क्या मामला है ये? हम लोग अपहरण ही नहीं मानेंगे, जब देखे नहीं है तो अपहरण ही मानेंगे। क्या बजे बच्चा गायब हुआ है? 12 और 1 के बीच में। तो फ़ोन कितने बजे आया था? 3 बजे। उसने क्या कहा फ़ोन करने वाले ने? 1 करोड़ रुपया चाहिए। 1 करोड़। आप क्या करते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, एक दुकान ही छोटी सी पान की। अच्छा अच्छा, तो कौन सा थाना क्षेत्र है ये? पिपराइच। तो जो पैसा मांगा 1 करोड़ रुपया, उसने फिर कहा फ़ोन करने के लिए? नहीं, तो कुछ भी बताया नहीं, तब से मोबाइल ऑफ किया है। फ़ोन नहीं आया तब से? नहीं। पुलिस क्या कर रही है थाना पिपराइच की? अब पुलिस जो कर रही हमको तो ये पता नहीं, हम तो आप लोग बुलाए हैं तब आए हैं, एक बार और पुलिस बुलाई है तब आए हैं। अच्छा, आपने घर गाँव में है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। कितना घंटा हो गया आपके बच्चे गायब हुए? मान लीजिए 1-2 बजे के बीच का बात है, तो कितना टाइम होगा जो देख लीजिए। आप अपनी मांग किससे रखती हैं कि आपका बच्चा वापस आ जाए? सबसे मांग नहीं रखते हैं, सबका हाथ जोड़ से कि सब कोई प्रयास करे कि मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए। अच्छा अच्छा, क्या नाम आपका है? अंबालिका। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आगे और भी खबरों के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आवाज़े उत्तर प्रदेश को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।